टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जितने ये प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और उसके बाद बिहार बजट से भी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। दोनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 28 फरवरी 2025 को। करने वाले कौन थे? ये चौधरी जी। क्या नाम है इनका? पूरा नाम चौधरी जी का पूरा नाम है, वही समझिए, नाम भूल गए हम। चौधरी जी का क्या नाम है यार, जो भी हो। कहता है कि राज्य में कौन सा क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण था? ये कितने क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण था हमारे यहाँ का? ये क्रम क्या था? ये क्रम था हमारा 19वां नंबर का था। शुरुआत कब से हुआ आर्थिक सर्वेक्षण? 2006-07 से शुरू हुआ था। ये कौन थे? मोदी जी। ये कौन मोदी? सुशील मोदी द्वारा शुरू किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? हमारा स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के वित्तीय वर्षों में सकल घरेलू जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य कितना है? तो हमारा जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य कितना है? तो ये 8,54,429 करोड़ रुपया है। सकल घरेलू जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितना अनुमान है? स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है। तो स्थिर मूल्य पे हम लोग का कितना है? तो ये हम लोग का है कितना? 4,64,000 करोड़। कितना है? 4,64,000 करोड़ स्थिर मूल्य पे। कहता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल घरेलू जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अच्छा, वृद्धि कितना हुआ? वर्तमान मूल्य पर, करेंट मूल्य पर वृद्धि कितना हुआ है? तो ये वृद्धि कितना हुआ है? तो ये हुआ है 14.50%। कितना हुआ है? 14.05%। 23-24 में सकल जीएसडीपी का स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? ये वर्तमान मूल्य पे। स्थिर मूल्य पर कितना हुआ है? तो ये हुआ है 9.2% हुआ है स्थिर मूल्य पर। कहता है 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने होने का अनुमान है? प्रति व्यक्ति आय कितना था हम लोग का बिहार का जी? तो 66,828 रुपया। कितना है? 66,828 रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है? तो स्थिर मूल्य पर है 36,333 रुपया। स्थिर मूल्य पर कितना? 36,333 रुपया। कहता है प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है किसमें? वर्तमान मूल्य पे हो रहा था। कितना परसेंट वर्तमान मूल्य पर वृद्धि कितना हुआ है? तो वर्तमान मूल्य पे आपका वृद्धि हुआ है 12.80%, मतलब 12.8। कहता है और स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो ये हुआ है 7.6% स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुआ है। कहता है कि जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के समय निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 19.9% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 21.5% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 58.8 है। तीनों का तीनों सही है। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में 19.9%, द्वितीय में 21.5% और तृतीय में 15.6% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा है। समझ में कथन को विचार कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार कितना है? 54%, सही बात है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार कितना है? 23% है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कितना हिस्सा? तो 22% है। ये तीनों का तीनों सही है। 13 का आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद कौन है? सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद कौन है? टर्सरी सेक्टर है। समझ गए? 23-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हमारा हो गया कितना? 55% हो गया। मतलब कि 100 आदमी में 55% लोग काम करने लायक हैं, काम करना चाहते हैं। श्रम दर वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है हम लोग का? तो ये है कितना? 53.2% श्रमिक जनसंख्या अनुपात है। कहता है कि श्रम सहभागिता कितना है? श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है? 55% लोग हैं। और श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है? 53% लोग हैं। सितंबर से सितंबर 2024 के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति का दर कितने प्रतिशत परिवर्तित हुआ है? मतलब गांव में महंगाई कितना बढ़ा है, कितना परसेंट से बढ़ा है, वो पूछ रहा है। तो गांव में कितना परसेंट बढ़ा? 7.6% से गांव में बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कितना से हुआ? 7.6% से हुआ है। ये वही शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति कितने दर से हुआ है जी? तो शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति उससे ज़्यादा हुआ होगा। कितना हुआ है? 7.8% हुआ है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 7.6% है। ग्रामीण क्षेत्र में 7.6% है। और शहरी में कितना है? 7.8% है। ओवरऑल कितना होगा? 7.5% है ओवरऑल है। याद रखिए ओवरऑल 7.5% है।
किस जिले में की प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? पेट्रोल में सबसे कम कहाँ है? तो पटना में है और फिर लखीसराय में है। कहाँ है? पटना और लखीसराय में है पेट्रोल में सबसे अधिक और सबसे कम। पता है डीजल में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ है? तो प्रति व्यक्ति डीजल में कहाँ है? पटना होगा, फिर शिवहर होगा, पटना और शिवहर होगा। ये कहता है कि एलपीजी गैस के बारे में हो रहा है ना, रसोई गैस। एलपीजी गैस सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा एलपीजी गैस पटना है और उसके बाद कहाँ है? एलपीजी गैस में कौन है? अररिया है। कहता है कि 23-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, मतलब कि जीएसडीपी जो है वो करेंट प्राइस पे वर्तमान मूल्य पर कितना है हमारा बिहार राज्य 23 पर कितना है? निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है जी? ये है 7,771 करोड़ रुपया। निवल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो जीडीपी कितना है? 7,71,000। और कहता है कि निवल घरेलू स्थिर मूल्य पर कितना है? तो ये स्थिर मूल्य पर कितना है जी? ये 4,11,000 रुपये। एक मिनट, निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा और ये क्या पूछ रहा था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, जीएसडीपी के बारे में पूछ रहा था। ये जीएसडीपी के बारे में पूछ रहा था और ये जीडीपी के बारे में पूछ रहा था। जीडीपी आज कहता है 7,71,000 रुपया है और 4,11,000 हो जाएगा। आर्थिक गति को कहता है कि वर्तमान मूल्य पर सकल का घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? कहता है वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की बात कर रहा है। ये प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में कितना है इसका है? प्राइमरी सेक्टर में कितना है? इतना डीप में इसे पूछता नहीं, लेकिन चलिए पढ़ रहे हैं तो बताते हैं। 2 लाख करोड़, कितना? 2,07,000 करोड़ रुपये है प्राइमरी में। ये कहता है कि वही अगर पूछ दिया ये क्या है वर्तमान मूल्य पर था प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र में कितना होगा? द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 24 का द्वितीय क्षेत्र में कमी है, सॉरी 15,51,000 कितना है? 15,51,000 है। 1,55,000 है, सॉरी 15 लाख नहीं है, 1,55,000 है, 1,55,000 है। ये कितना था? 2,07,000 था, ये 1,55,000 है। ये कहता है कि तृतीय क्षेत्र में कितना है जी वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना है? तो ये है 4,87,000 करोड़ रुपया है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है, सबसे ज़्यादा टर्सरी में है, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में है। घरेलू उत्पादन पे कहता है कि स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू राज्य निम्न भिन्न क्षेत्रों में कितना है? ये सब वर्तमान मूल्य पे देख रहे थे, समझ रहे? और ये स्थिर मूल्य पे देखिए, सब इतना डीप में सवाल पूछता नहीं है, ऊपर में था वही सब सवाल पूछता है। बाकी आगे देखते हैं। स्थिर मूल्य पे क्या है? तो प्राथमिक में है 91,000 करोड़ रुपया, द्वितीय में 99,000 है, तृतीय में 2,70,000 रुपये करोड़ है। तो ये तीनों का तीनों आपका सही है। कहता है कि हाँ ये देखिए सरकार राज्य सरकार का कुल व्यय कितना है, खर्च कितना है कुल। कहता है वित्तीय 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो ये कुल व्यय कितना था? तो 2,52,000 करोड़ का कितना व्यय था? टोटल कुल व्यय था 2,52,000 करोड़ का व्यय था। ये कहता है कि राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? राजस्व व्यय कितना है? देखिए कुल व्यय 2,52,000 करोड़ है, जिसमें 2,52,000 करोड़ में राजस्व व्यय कितना है हमारा? तो ये राजस्व व्यय है 1,90,000 करोड़ रुपये। कितना है? 1,90,000 करोड़ रुपया 2,52,000 में। तो जो बचा हुआ आपका कितना बचा? 54,000 करोड़ रुपया वो आपका पूंजीगत व्यय में चल जाएगा। पूंजीगत व्यय में कितना है? 1,61,000 करोड़, 1,61,000 करोड़ पूंजीगत व्यय में आ गया। तो कह रहा है आप ये समझिए कुल व्यय है 2,52,000 करोड़ रुपया। राज्य सरकार का कुल व्यय है 2,52,000 करोड़। थोड़ा डाउटफुल लग रहा है 27 नंबर। इसमें राजस्व व्यय है 1,90,000, पूंजीगत व्यय है 1,61,000 रुपया। ठीक है। कहता है कि कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है राजस्व व्यय में? तो ये आपका हुआ है 3.6% का। राजस्व व्यय में कितने परसेंट का? 3.6% का वृद्धि हुआ राजस्व व्यय में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कहता है कि सरकार कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो पूंजीगत में राजस्व में तो 3.6% हुआ है और पूंजीगत में कितना परसेंट हुआ है? तो ये 28.5% वृद्धि हुआ। कितना? 28.5% वृद्धि हुआ है। पूंजीगत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है जी। कितना बढ़ा? 28.5% बढ़ा है। कहता है कि कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो राजस्व के प्राप्ति हमारा हुआ है टोटल
1,93,000 करोड़ रुपये, 1,93,000 राजस्व प्राप्ति हुई है, 1,93,000 राजस्व प्राप्ति हुई है। और कहता कि राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष से कितना % अधिक हुआ है, तो ये कितना % राजस्व प्राप्ति हमारा अधिक हुआ है, तो ये हुआ है 12% अधिक हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति हमारा 12% अधिक हुआ है। ये सब एक्स्ट्रा सवाल बना हुआ, फालतू का सवाल बनाए हुए लोग। 2023 में कहता राजस्व प्राप्ति का कुल व्यय कितना % था, राजस्व प्राप्ति का कुल व्यय कितना % था, राजस्व प्राप्ति मतलब कुल व्यय का कितना %, जितना हम लोग खर्च कर रहे थे तो कितना उसमें आया था हमारे पास, तो राजस्व व्यय में कहता कितना था 76%, मतलब जितना आया था जो खर्च कर रहे थे 76% ही आया उसका। कहता है कुल व्यय का कितना, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति था और कुल व्यय का कितना % था, तो जितना खर्च कर रहे थे मान लें उसमें राजस्व व्यय कितना खर्च किए हैं, तो कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना किया 75% किया, कितना 75% राजस्व व्यय खर्च किए हैं, 75%। पूंजीगत व्यय कितना किए हैं, क्या ही फालतू सवाल ये लोग बनाए हुए हैं, इसे सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना % था, ये पूंजीगत व्यय है आपका 24%, पूंजीगत व्यय के हैं 24%। और जितना व्यय किए हैं कहता है कि अब ये पढ़िए, सत्य कथन पढ़िए भाई। कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी 8 गुना बढ़ गई है, बात सही है। कृषि के कितना सब्सिडी बढ़ गई 8 गुना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया। हाँ, तो जैविक खेती के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया। राज्य में 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी बात सही है, तो ये तीनों के तीनों सही है। कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी, तो फसल सघनता हमारा कितना था जी, तो फसल सघनता था हमारा 1.42, कितना था 1.42 फसल सघनता था। कहता है प्रति व्यक्ति या बिजली खपत कितना हो रहा था हमारा 363 किलोवाट हो रहा था, प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है 363 है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के समय में कौन सा कथन सही है, चावल उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ है, चावल उत्पादन में वृद्धि हुआ है 21%। गेहूँ उत्पादन में वृद्धि माइनस हुआ है, नहीं 10% हुआ है ना, ये गलत है, गेहूँ उत्पादन तो ज़्यादा हुआ है। मछली उत्पादन में 4.5% हुआ, ये भी बात सही है। तो सही कौन सा है जी, 1 और 3 है सिर्फ, नहीं ये भी सही है जी, ये भी सही है। चावल में 21%, गेहूँ में 10% और मछली में 4%, ये तीनों का तीनों सही है। चावल में 21%, गेहूँ में 10% और मछली, चावल में सबसे ज़्यादा हुआ ना 21%, गेहूँ में 10% और मछली में 4.5%। कहता है सबसे कम जिस जिले में बिजली की खपत सर्वाधिक और कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पटना में होता है, उसके बाद शिवहर में होता है। कहता है कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का कुल कितना % खत्म हो रहा है, तो कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का कुल कितना % है कृषि क्षेत्र में, तो ये कितना है लगभग 17% है। मतलब बिहार में अगर 100 यूनिट बिजली खपत हो रहा है उसमें 17 यूनिट क्या चीज़ में खर्च हो रहा है, कृषि में खर्चा हो जा रहा है। कहता है कि ग्रामीण महिलाओं को श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी % हो गई है, गांव में श्रम शक्ति मतलब गांव में महिलाओं काम करने में कितना % आगे हो गई है, तो ये लगभग हो गई 33%, कितना 33.5% महिलाएं गाँव में काम करने के लिए रेडी हो गई, 33%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय में शहरी महिलाओं की श्रम भागीदारी कितना हो गया, तो ये उससे ज़्यादा हुआ होगा, नहीं और कमी है। श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना हो गया, इसका शहर में 18% है, मतलब गांव में कितना है 33% है और शहर में कितना है मात्र 18% ही है महिलाओं में। बेरोजगारी दर के बारे में पढ़िए। बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, महिलाओं की बेरोजगारी 1.4% है, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.3 और 0.9% है, मतलब गांव में पुरुष ज़्यादा बेरोजगार है, महिला कम बेरोजगार है, बात सही है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर क्षेत्र और इतना है, मतलब शहर में महिला ज़्यादा बेरोजगार है, गांव में पुरुष ज़्यादा बेरोजगार है। गांव में महिला काम कर रही है और शहर में पुरुष काम कर रहे हैं, चारों का चारों सही हो गया जी, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, न्यूनतम मजदूरी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुआ है आपका 5.7% का। न्यूनतम मजदूरी में कितना % बढ़ोतरी हुआ, 5.7% का न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी हुई है। कहता है कि परिवहन भंडारण और संचार के क्षेत्र में वृद्धि बिहार में देश में कौन सा स्थान पर है, परिवहन में, भंडारण में, संचार में, तो बिहार कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। परिवहन भंडारण संचार में बिहार है तीसरे नंबर पे।
कहता है कि राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी और काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि हुआ है? वानिकी में और काष्ठ उत्पादन में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ। कैसे में? 3 गुना से, मतलब पेड़ पौधा, वानिकी मतलब जंग में जंगल की बात हो रहा है, वानिकी पेड़ पौधा में 3 गुना से ज़्यादा अधिक हुआ है। औसत वर्षा कितना हुआ है? तो औसत वर्षा हुआ है 1004 हुआ है लगता है। कितना हुआ? 1004 मिलीमीटर। कितने अध्याय में बांटा गया था? तो 14 अध्याय में बांटा गया था बजट को। बहुत बोरिंग लगा पढ़ने में, थोड़ा कुछ कुछ इतना एक्स्ट्रा सवाल देता है कि वो बोरिंग हो जाता है। चलिए एक लास्ट है वो देख लेते हैं। विधानसभा में किनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया था जी? तो सम्राट चौधरी जी आए थे हमारे। हाँ, यही की बात, सम्राट चौधरी जी। अच्छा, ये बजट प्रस्तुत कब किया गया? कितने तारीख को बजट प्रस्तुत किया गया था? तो बजट प्रस्तुत 3 मार्च को। ये डेट याद रखिएगा, 1 मार्च मत लगा दीजिएगा। कब मार्च किया गया था? 3 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया था। कितने मार्च को? 3 मार्च को। कहता है कि किस पर केंद्रित है हमारा जो बजट है, वो किस पर केंद्रित है? सबका साथ, सबका न्याय के साथ विकास। क्या इस बार था हम लोग का बजट का केंद्रित क्या था? न्याय के साथ विकास। क्या नाम था? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास। कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? हम लोग का जो 25-26 का बजट है वो कितनी धनराशि का है? तो धनराशि है जी आपका 3,16,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत, 3,16,000। कहता है कि पिछले वर्ष से कितना बजट अधिक है? पिछले वर्ष से इस बार बजट कितना अधिक है? तो वो है 38,169, 38,000 करोड़ रुपये, 38,000 करोड़ है पिछले बार से अधिक बजट हमारा, 38,000। कहता है कि स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपये का है? कहता है वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने करोड़ का है? वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने करोड़ रुपये का? वार्षिक बजट वार्षिक स्कीम का, तो वो है आपका 1,16,000 करोड़ का। कितना है जो स्कीम है उसमें कितना खर्च हो रहा है? 1,16,759 करोड़ रुपया। 1,16,000 याद रखिए, 1,16,000 रुपया क्या चीज़ में खर्च हो रहा है? स्कीम में खर्च हो रहा है। कहता है कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट का कुल अनुमान कितना है? स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में, स्थापना और प्रतिबद्ध में कितना है? तो ये हमारा कितना है? 2 लाख करोड़ रुपया। कितना है? 2 लाख करोड़ रुपया स्थापना और प्रतिबद्ध में हो गया। समझ रहे हैं कि आपका स्कीम में हो गया 1,16,000, टोटल हमारा 3,16,000 था, तो 1,16,000 चलिए तो 2 लाख यहाँ पे बढ़ जाएगा किसी में? स्थापना और प्रतिबद्ध में। कहता है कि स्थापना और प्रतिबद्ध में पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपये अधिक है? ये स्थापना जो 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो पिछले वर्ष से कितना अधिक है? तो वो आपका अधिक है कितना? 21,429 करोड़ रुपया पिछले बार से अधिक है। मतलब पिछले बार कितना था? लगभग कहिए तो 1,78,000 समथिंग था पिछले बार। अब इस बार कितना? 2 लाख हो गया स्थापना और प्रतिबद्ध में। कहता है कि प्रस्तुत बजट टोटल बजट पिछले बार से कितना अधिक है? जो पिछले बार जो बजट था उससे इस बार कितना बजट अधिक है? तो वो अधिक है 13.69% पिछले बार से बजट अधिक है। 13.69% पिछले बार से बजट हमारा अधिक है। कितना? 13.69%। कुल राजस्व प्राप्ति कितना होगा जी? तो इस बार अनुमान कितना है कि राजस्व प्राप्ति हम लोग को कितना होने का है? तो ये राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान है? तो ये 2,60,000। कितना है? 2,60,000 का राजस्व प्राप्तियाँ होने का अनुमान है। कितना? 2,60,000। फिर कहता है कि यही सब फालतू सवाल है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है? जितना मिलेगा उसमें राजस्व प्राप्तियाँ कितना है? तो राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमान है जी? 82% राजस्व से मिलेगा। अब कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना होने वाला है हम लोग को? तो समझिए कि जब 2,60,000 रुपये इससे मिल रहा है तो पूंजीगत प्राप्ति तो बहुत कम ही रहेगा हमारे पास। 3,16,000 है तो 12 क्या हो जाएगा? ये 56,000 करोड़ का। कितना? 56,000 करोड़ हमारा पूंजीगत से मिलेगा। आप वही प्रतिशत पूछ दिया, कितना प्रतिशत है ये? तो 82% है, तो ये लगभग 17% हो जाएगा। 17%, 17.74 हो जाएगा। कहता है कि बजट में कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? ये सवाल ठीक है। राजकोषीय घाटा का हमारा अनुमान कितना है इस बार? तो इस बार राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो वो क्या है? 32,718 करोड़ रुपये। कितना है? 32,718 करोड़। कहता है कि राजकोषीय घाटा लगेगा 32,718 करोड़। कहता है कुल राजस्व का अनुमान कितना है? राजस्व अनुमान कितना है?
कुल राजस्व अनुमान, राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय का अनुमान राजस्व व्यय कितना है, तो 2,52,000 राजस्व व्यय में होगा। जो 3,17,000 जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उसमें 2,52,000 रुपये कच्चे में राजस्व व्यय में जाएगा, ठीक है। और राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का व्यय कितना है, 3,70,000 में 2,52,000 जा रहा है, तो कितना परसेंट होगा, तो समझिए 78-79 वाला कोई होगा, कितना होगा 79% है वाला जो राजस्व व्यय में खर्च करेंगे, कितना 79%। और कहता है कि कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, जो राजस्व व्यय कर रहे हैं 2,52,000 करोड़ रुपया, वो पिछले वर्ष से कितना अधिक है, तो वो अधिक है आपका 26,323 करोड़ रुपया अधिक है, 26,323 करोड़ रुपया अधिक है पिछले वर्ष राजस्व व्यय। कहता है कि कुल पूंजीगत व्यय कितना है, तो जब 2,52,000 रुपये हम लोग जब वो कर दे रहे हैं तो पूंजीगत व्यय कितना होगा हमारा 64,894 करोड़, कितना 64,894 करोड़ क्या होगा पूंजीगत व्यय होगा। तो कहता है कि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का अनुमानित व्यय कितना परसेंट है, पूंजीगत व्यय कितना परसेंट हो जाएगा, तो वो 79% था, तो ये लगभग 20% ये बचेगा, 19 का ए हो जाएगा, 20% हो जाएगा। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, कितना रुपये अधिक है पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय कितना अधिक है 11,846 करोड़, ये लगभग कितना था 26,000 करोड़ था, और ये कितना 11,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। कहता है राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, राजकोषीय घाटा पिछले बार की तुलना में हमारा कितना अधिक है, तो लगभग 3600 करोड़ रुपये ज़्यादा है। तो राजकोषीय घाटा हो कितना रहा था, तो राजकोषीय घाटा कितना था 32,000 करोड़ रुपया था, 32,000 करोड़ में 3600 रुपया पिछले बार से राजकोषीय घाटा अधिक होने वाला है। प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है जी हमारे यहाँ, तो प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है 9,704 करोड़ रुपया, प्राथमिक घाटा कितना है 9,704 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू जीएसडीपी का कितना परसेंट है, जो राजकोषीय घाटा जो हो रहा है वो जीएसडीपी का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा है, तो ये कितना परसेंट है हमारा जी 2.98%। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजकोषीय घाटा कितना 2.98% है। कहता है कि राजकोषीय घाटा का अधिकतम सीमा कितना परसेंट निर्धारित किया गया है, तो कहता है कि अधिकतम सीमा हमारे का कितना है जी, तो यह 3% का अधिकतम सीमा है। अब होगा कि अनुमान कितना 2.98% अनुमान लगाया गया है। कहता है राजस्व बचत का अनुमान कितना है इस बार हम लोग का, राजस्व बचत जो हम लोग करने वाले हैं वो कितना राजस्व बचत करने वाले हैं, तो 8,831 करोड़ रुपया, कितना 8,831 करोड़ रुपया बचत करेंगे। कहता है कि राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना परसेंट है, जो राजस्व बचत जो है वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है, वो 0.80% है, कितना 0.80% है राजस्व बचत, मतलब 8,831 करोड़ रुपये जो बचा रहे हैं वो जीएसडीपी का 0.8% है। कहता है कि 25 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, पूंजीगत खर्च हम लोग कितना करने वाले हैं, पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है कितना परसेंट, तो 40,000 करोड़ रुपये, कितना पूंजीगत व्यय कितना होने वाला है परिव्यय 40,000 करोड़ रुपया। कहता है कि अनुमानित व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, कहता है कि जो हम लोग जितना खर्च करने वाले हैं तो पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा खर्च करेंगे, तो पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा खर्च करने वाले हैं लगभग 13%, कितना 13.69% पिछले वर्ष से ज़्यादा हम लोग अनुमानित व्यय है पिछले वर्ष की तुलना में 13% ज़्यादा खर्च करने वाले हैं 13%। 7/2 के लिए कितने रुपया प्रावधान किया गया है, 7/2 के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया है, तो ये 5,972 कितना 5,972 करोड़ रुपया, कितना 5,972 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। बिहार बजट में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है, प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपये का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बताया है कि जो ग्रीन डेवलपमेंट फंड का जो घोषणा किया गया, कैसे का ग्रीन डेवलपमेंट फंड का जो घोषणा किया गया है, तो उसमें कह रहा है कि प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितना करोड़ रुपया राज्य सरकार इसमें लगाएगा, तो राज्य सरकार लगाएगा 25 करोड़ रुपया। ग्रीन डेवलपमेंट फंड में राज्य सरकार प्रारंभिक में कितना लगेगा 25 करोड़ रुपया लगाएगा। कहता है कि किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत किया जाएगा, तो ये कौन सा है, ये विष्णुपद मंदिर था, नहीं बाबा हरिहरनाथ, तो इसको काशी विश्वनाथ पे तो विष्णुपद को किया जाएगा ना जी, बाबा हरिहरनाथ को तो वो केशवरनाथ कोई मंदिर है उसके तहत पे किया जाएगा, कन्फ्यूजन है ये तो 31 का ये दिया बाबा हरिहरनाथ, हो सकता है विष्णुपद मंदिर तो केंद्र का था बजट, हाँ सही है जी, जो विष्णुपद मंदिर है ये केंद्र बजट में था ना, ये केंद्र बजट का हिस्सा है हमारा। अगर हम बिहार बजट की बात करें तो बिहार में क्या है बाबा हरिहरनाथ मंदिर है,
बाबा हरिहरनाथ मंदिर को ये विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया जाएगा। बाबा हरिहरनाथ कहाँ है? ये शायद बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। गुण के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? गुण के लिए कहाँ होगा? तो ये हमारा समस्तीपुर में है। गुण के लिए कहाँ है? समस्तीपुर में। गुण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ होगा? समस्तीपुर में। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चतुर्थ कृषि रोड मैप में, तो ये सभी के लिए, आम के लिए भी, मशरूम के लिए भी, आलू प्याज टमाटर के सभी के लिए होगा। कहता है कौन सा कथन सत्य? पढ़िए। राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए 190 गाँव में जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने गांव को? 190 गाँव किया जाएगा। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। ये भी बात 34 है ना जी, ये भी सही है, दोनों सही है। तो पान के लिए कहाँ होगा? वैशाली में होगा। बाकी 190 गाँव में अच्छा कृषि गाँव, मॉडल कृषि गाँव बनाया जाएगा। कहता है कि SC ST के वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना दुगना करने की घोषणा किया गया है? तो छात्रवृत्ति को कितना दुगना करने की घोषणा SC ST के लिए 2 गुना किया गया, 2 गुना किया जाएगा। कितना? छात्रवृत्ति को 2 गुना किया जाएगा। कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा जी? तो कैंसर अस्पताल ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो क्या है? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि दिया गया है? पंचायती राज के लिए कुल कितनी धनराशि दिया जाएगा? तो ये 38 का देख लीजिए, ये धनराशि कितना है? 38 का B 11,000 रुपये पंचायती राज के लिए। कितना है? 11,302 पंचायती राज के लिए है। बिहार राज्य बजट 25-26 में केंद्र सरकार के सहायता अनुदान रुपये में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? 1 मिनट। बोल रहा है कि बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से कितना सहायता अनुदान मिलेगा? सहायता अनुदान मिलेगा 54,575 करोड़ रुपये। कितना मिलेगा? 54,575 करोड़ केंद्र सरकार हमारे बिहार सरकार को देगी। पता है कि राज्य में केंद्र सरकार के केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये सहायता मिलेगा कितना? 54,000 करोड़। और हमारा जो टैक्स कलेक्ट जो होने वाला है वो कितना होनेगा? 1,38,555 करोड़ रुपये। कितना टैक्स जो मिलेगा केंद्र से हमको? वो 1,38,000 मिलेगा। और केंद्र से सहायता हमको कितना करेगा? 54,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी सहायता करेगा। कहता है कि केंद्र करों में मतलब टैक्स की बात कर रहा है। कहता है कि अन्य स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होगा? अन्य स्रोतों से, जैसे कि आप फ़ी देते हैं, फाइन देते हैं, ये सब जो भरते हैं तो ये राजस्व के रूप में आता है। तो वो हम लोग से कितना अनुमान है? तो वो हम लोग का 59,529 करोड़ रुपया। समझ गए? सरकार मदद, केंद्र सरकार 54,000 मदद कर दिया, 1,38,000 हमको अपना टैक्स मिलेगा और 59,000 रुपये हम लोग और अलग से कर टैक्स और ले लेंगे। ठीक है। कहता है कि गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है राज्य के अपने स्रोतों से? अच्छा, गैर जो राज्य अपना टैक्स लेता है, अब राज्य का अपना टैक्स की बात हो रहा है। जैसे कि आपका कौन कौन टैक्स होता है? आप लोग टैक्स देते हैं, ज़मीन पे अपना टैक्स देते हैं ना जी। कृषि जो करता है वो कृषि अपना टैक्स देता है ना, ये उस सब का हो गया। आपका था गैर कर टैक्सों से, ये फ़ी फाइन इसमें आ गया। तो ये फ़ी और फाइन से हम लोग कितना मिलेगा? वो हम लोग को मिलेगा कितना फ़ी फाइन से? 61,430 करोड़ रुपया फ़ी और फाइन से मिलेगा। 61,430 करोड़ रुपया। 1 मिनट, नहीं 61,000 नहीं है जी, 59,520। ये किसका कर दिया जी? अपने स्रोतों से तो मिल गया। हाँ, अपने स्रोतों से मिल जाएगा 59,000 रुपया। और कहता गैर कर से कितना मिलेगा? 82,000। कुछ ज़्यादा नहीं लिख दिया है डेटा में, सीधे डॉट की जगह पे 8200 रुपया मिलेगा। यहाँ पे डॉट लगाइए, डॉट छोड़ दिया है तो कितना? 8,220 रुपया। 8,220 करोड़ रुपया मिलेगा। काची से? गैर कर से कितना मिलेगा? 8,200 मतलब 8200 करोड़ रुपया गैर कर से मिलेगा। कहता है कि केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशियाँ 24% में कितना अधिक है? इतना डीप में नहीं पूछता है सवाल जी। 25,000 मतलब आपको कर मिल रहा था, आपको कितना? 1,38,000 मिल रहा था ना जी। तो ये पिछले बार से 25,000 ज़्यादा है, 25,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है। फिर कहता है कि अपने स्रोतों में जो राज्य के अपने स्रोत से जो हम लोग मिल रहा था, कितना मिल रहा था? ये 59,000 मिल रहा था, वो पिछले बार से कितना ज़्यादा है?
और वह पिछले बार से जो है 5,220 करोड़ ज़्यादा है। आपने गैर यहाँ पे गैर लगाना छोड़ दिया है 45 में। गैर से कितना है इसे पूछेगा नहीं, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। ये 8,994 करोड़ ज़्यादा होगा। टोटल हो कितना रहा था, ये 8,220 करोड़ का हो रहा था, जो कि 8,994 करोड़ ज़्यादा था। 10-11% का वृद्धि हुआ है। कहता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान पिछले वर्ष से कितना अधिक मिलेगा। सहायता अनुदान जो हम लोग को मिल रहा था कितना 54,000 करोड़ रुपया, वो पिछले वर्ष से कितना अधिक है। तो वो 54,000 पिछले वर्ष से कितना अधिक है, 24 कितना है जी, 2400 करोड़ अधिक मिल रहा है। कहता है किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। ये तो पता है आपको, शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है सरकार में। शिक्षा विभाग पर खर्च कितना किया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग पर लगभग खर्च किया जा रहा है 60,000 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य के लिए कितना आवंटन है, स्वास्थ्य के लिए आवंटन आपका हमारा है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ है जो स्वास्थ्य पे आवंटन है। अब ये सूची को मिलाइए किस पे कितना है। कृषि विभाग पे कितना आवंटन है जी, 3,528 करोड़ रुपया कृषि पे आवंटन है। कितना है, 3,528 करोड़ है। और उद्योग पे कितना है, उद्योग पे है 1966 करोड़, 1966 करोड़ उद्योग पे है। और वित्त में कितना है, वित्त में है आपका 3500 करोड़, 3600 करोड़ रुपया। और ग्रामीण कार्य के लिए कितना है, 11,000 करोड़ रुपया। ये इतना डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आपका यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।